नमस्कार साथियों, नूतन बिहार आज और कल के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बिहार में एक एनकाउंटर बड़ी चर्चा में रहा, जिसे हम भरत तिवारी एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। साथियों, भरत तिवारी एनकाउंटर पर देश में बहुत सारी चर्चाएं छिड़ चुकी है। इन चर्चाओं पर एक स्पष्टता जो लोगों में इस समय भ्रम की स्थिति है, उस पर जानने के लिए हमने नूतन बिहार आज और कल मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय डॉक्टर उदय भान सर का हम वेलकम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप। साथियों, आज हम सर से इस पूरे एनकाउंटर, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक इनसाइड स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे। सरकार और बहुत सारे जो आरोप सरकारों पर और पुलिस पर लग रहे हैं, उन सभी पर हम सर से स्पष्टता करने का प्रयास करेंगे। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले संदीप, तो हम भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर के दुखी हैं। हृदय की गहराइयों से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि एक नौजवान का असामयिक रूप से जाना उसके माता पिता, उसके परिवारजनों के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। भरत तिवारी अपने माँ बाप के एक होनहार सपूत थे। किसी भी कारण से भरत तिवारी, हो सकता है कि रास्ता भटक गए हों, गलत राह पर चल गए हों, यह अलग एक विषय है। लेकिन सबसे पहले मैं भरत तिवारी के माता पिता के साथ अपनी संवेदना को जोड़ता हूँ, ब्राह्मण समाज के साथ अपनी संवेदना को जोड़ता हूँ, मानव समाज के साथ अपनी संवेदना को जोड़ता हूं। भरत तिवारी का इनकाउंटर चाहे जिस परिस्थितियों में हुआ, मैं उसे उपयुक्त नहीं मानता हूं और भरत तिवारी के माता पिता के प्रति अपनी एक बार पुनः संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर आपके साथ आज हम परिचर्चा करूंगा। सर, बहुत सारी थियरीज इस समय चल रही हैं भरत तिवारी इनकाउंटर के कारणों को लेकर के। हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कारण रहे, क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, किसी भी घटना के केवल एक पक्ष नहीं होते हैं, घटना के कम से कम दो पक्ष या अनेकों पक्ष होते हैं। तो भरत तिवारी हत्याकांड को मैं उपयुक्त नहीं मानता हूं। भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं और भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ा हूं कि उन परिवार को न्याय। लेकिन यह जो अनेकों चर्चाएं समाज में हो रही है, मीडिया में हो रही हैं, उन सभी चर्चाओं के आलोक में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भरत तिवारी अचानक एक संभ्रांत युवक से एक भटका हुआ नौजवान, आक्रोशित नौजवान कैसे बनता? क्या हमारा समाज, क्या हमारा कानून किसी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति देता? यह भी एक प्रश्न खड़ा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यह होता है, क्या भरत तिवारी को शासन प्रशासन द्वारा संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सामाजिक दबाव बना करके सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, या भरत तिवारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। इस प्रश्न को, भरत तिवारी हत्याकांड को किसी जात विशेष से जोड़कर देखना उपयुक्त नहीं है। भरत तिवारी हत्याकांड सामाजिक नियंत्रण की विफलता भी है। भरत तिवारी हत्याकांड शासन प्रशासन की नीति की विफलता भी है। भरत तिवारी हत्याकांड पारिवारिक नियंत्रण की विफलता के रूप में भी मैं देखता हूं। सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो एनकाउंटर कल्चर है वो बिहार में कॉपी किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश और बिहार को कोरिलेट करके दोनों की शासन प्रशासन प्रणाली में अंतर है। पिछले लगभग 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए, कानून का शासन स्थापित करने के लिए, माफियाओं के उन्मूलन के लिए, संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए बुलडोजर कल्चर शुरू किया। हम बुलडोजर कल्चर को उपयुक्त नहीं मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान में सामाजिक परिदृश्य बन गया था, उसमें बुलडोजर कल्चर के सिवा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। बिहार के संदर्भ में तो कहा जाता है कि बिहार एक तरफ बौद्धिकता की जननी रही है, सभ्यता की जननी रही है। चाणक्य जैसे विचारक पैदा हुए, नालंदा और मगध विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थापित किए गए। तो बिहार बौद्धिकता की जननी रही, सभ्यता की जननी रही। तो कहीं न कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषतः 80 के दशक से बिहार में अपराध का साम्राज्य स्थापित हुआ। तो बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी प्रयास किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। हालांकि उन पर भी आरोप लगता है कि वह एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं,
लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए समाज में भय को स्थापित करने के लिए उन्होंने इनकाउंटर शैली को अपनाया। तो यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करने के लिए बुलडोजर और इनकाउंटर की जो कार्य प्रणाली अपनाई गई, उसका प्रभाव केवल भारत में ही देखने को नहीं मिल रहा। बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी बुलडोजर प्रणाली और इनकाउंटर प्रणाली को अपना रहे हैं। तो बिहार तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है और बाबा के मठ का बहुत नजदीकी जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो कार्यशैली सम्राट चौधरी ने अपनाया है, कहीं से गलत भी नहीं मानता हूं। अपराध को नियंत्रित करने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार के निर्माण के लिए, खुशहाल बिहार के निर्माण के लिए, समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए, सशक्त बिहार के निर्माण के लिए बिहार में अपराध का उन्मूलन करना जरूरी है, माफियाओं का उन्मूलन करना जरूरी, चाहे जिस रूप में हो। परंतु भरत तिवारी एक बहुत बड़ा माफिया नहीं था, भरत तिवारी भटका हुआ एक नौजवान था। तो उसके संदर्भ में इनकाउंटर की रणनीति अपनाना मैं पूरी तरह से गलत मानता हूं। सर, इस पूरे घटनाक्रम का एक फेसबुक लाइव चल रहा था जब पुलिस एनकाउंटर कर रही थी, पूरा जब मुठभेड़ हुई, एक फेसबुक लाइव चल रहा था जिसमें भरत सरेंडर करता या हथियार फेंकता दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने गोलियां चलाई। इसे पुलिस की मजबूरी माना जाए या बहुत सारे लोगों का आरोप है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब देखिए, आपने कहा कि फेसबुक पर चल, अगर पुलिस इनकाउंटर कर रही है तो पुलिस किसी को रिकॉर्डिंग नहीं करने देगी वहां पर जी। कहीं वह वीडियो एआई जनरेटेड भी हो सकता है। अगर पुलिस एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किसी व्यक्ति का इनकाउंटर करती है तो उसके आसपास किसी को फटकने नहीं देती है। पुलिस के लोग जब इनकाउंटर करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अंतर्गत इस प्रकार का लीकेज हमें और आपको बहस के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उस वीडियो की प्रासंगिकता ही अपने आप में संदेहास्पद हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि क्या पुलिस ने भरत तिवारी का जो इनकाउंटर किया है, क्या भरत तिवारी सरेंडर कर चुके थे या सरेंडर करने के वाले थे, क्या था? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जब सरेंडर कर देता है तो उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति का पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया जाता तो यह इनकाउंटर नहीं है बल्कि एक जघन्य अपराध के रूप में देखता हूं। अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर सरेंडर करने के बाद हुआ, जैसा कि अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा, भरत तिवारी के गांव के लोगों के द्वारा कहा जा रहा या कुछ राजनेताओं द्वारा कहा जा रहा, हालांकि उनकी बातों की सच्चाई है या उसमें कितनी गलतियां हैं या सच्चाई, इसको मैं प्रमाणित नहीं कर, लेकिन अगर सरेंडर के बाद भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो पूर्णतया यह गलत है। पुलिस के विरुद्ध भारतीय न्यायिक संहिता के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, अपराधियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय सबके लिए सुलभ है, भरत तिवारी के परिवार को भी न्याय मिले। लेकिन मैं इस घटनाक्रम को लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसे जातिगत स्वरूप न दे। एक यह भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सर, इस पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष और है जिसमें लोग, जो भरत तिवारी के गांव के लोग हैं, उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें एक विक्षिप्त युवक घोषित किया। बिल्कुल। आखिर एक युवा के हाथ में हथियार आने और इस पूरे एनकाउंटर के घटनाक्रम को आप कैसे देखते? देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न आपने किया, एक भरत तिवारी के गांव के लोगों का दृष्टिकोण और एक पुलिस का दृष्टिकोण। बिल्कुल सर, भरत तिवारी के गांव के लोग या स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक मुद्दों को उठाते थे। अगर वास्तव में भरत तिवारी ऐसा थे तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं, हालांकि वो दुनिया में नहीं है, फिर भी अच्छे कार्य कर रहे थे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी प्रश्न करना चाहता हूं, अच्छे कार्य करना, सामाजिक मुद्दों को उठाना, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का रास्ता लोकतांत्रिक भी हो सकता है। आप अपने हाथ में बंदूक लेकर के, राइफल लेकर के, पिस्तौल लेकर के, हथियार लेकर के आप किसी मुद्दे के समाधान की बात करते हो तो इसका सीधा अर्थ है कि आप राज्य को चुनौती दे रहे हैं, व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आप अपनी मांगे सरकार से रखिए,
शासन प्रशासन से रखिए। शासन प्रशासन सरकार हमारी गार्जियन होती है, तो गार्जियन से, संरक्षक से हमें अपनी मांगे रखने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यहीं से भरत तिवारी की भूमिका संदिग्ध होती है। भरत तिवारी की कार्यशैली पर प्रश्न, हर भटका हुआ नौजवान भगत सिंह नहीं हो सकता, हर अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर चलने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सफल आंदोलन नहीं कर सकता। अगर भरत तिवारी वास्तव में सामाजिक मुद्दों को लेकर के गंभीर थे, सामाजिक समस्याओं को लेकर वो शासन प्रशासन से बात करते, परंपरागत मीडिया से बातचीत करते, जनप्रतिनिधियों से संवाद करते, कानून के को आप राइफल के बल पर, रिवॉल्वर के बल पर आप झुका नहीं सकते हैं, शासन प्रशासन को आप झुका नहीं सकते हैं। 1967 से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल की धरती से नक्सलवाद आंदोलन, नक्सली और माओवादी जब कानून एवं व्यवस्था को बंदूक के माध्यम से चुनौती नहीं दे पाए, तो भरत तिवारी अकेला कैसे चुनौती दे सकता। जहां तक पुलिस प्रशासन का कहना है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, इस थ्योरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो, हम विक्षिप्त छोड़ देते, भरत तिवारी के अंदर जो था अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का शौक भी मुझे दिखाई। भरत तिवारी ही नहीं, अनेक राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती है कि लोग शौक में आकर के नकली रिवॉल्वर भी हाथ में निकाल करके दिखाने लगते हैं और अपने आप को सैयद साहबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की श्रेणी में खड़ा करने लगते हैं या काली पांडे की श्रेणी में खड़ा करने लगते हैं, जो वर्तमान दौर में संभव नहीं है। भरत तिवारी अगर विक्षिप्त न हो तो भी उन्होंने गलतियां किया है। शासन व्यवस्था को चुनौती देना, राज्य को चुनौती देना हथियार के दम पर कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। लोकतांत्रिक माध्यम से आप कानून व्यवस्था को चुनौती दीजिए, सम्राट चौधरी को चुनौती दीजिए, बिहार सरकार को चुनौती दीजिए। अगर आपका प्रशासन, भोजपुर का प्रशासन, पटना का प्रशासन आपकी यथोचित मांगे नहीं मान रहा था, तो महात्मा गांधी के बताए गए पद चिन्हों पर चल सकते, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चल सकते। बिहार की भूमि तो आंदोलन की भूमि रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्या को अस्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं कर रहे हैं और तुरंत मुंगेर के हथियार बाजार से बना हुआ एक पिस्तौल लेकर के आप सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, भारत के कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता को चुनौती दे रहे हैं। तो पुलिस की कहानी में भी दम नजर आता है। सर, इस पूरे एनकाउंटर को बिहार में, जैसे कि आपने अपने जवाब में भी कहा कि राजनीतिक और जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। क्लोजिंग सवाल में हम चाहते हैं कि आप एक अपील करें बिहार के वासियों से कि ये समस्त घटनाक्रम को जातीय वैमनस्यता या राजनीतिक किसी तरह से मोटिवेटेड ना मान करके इसे लोगों को कैसे देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने संदीप सही कहा कि इस घटना को राजनीतिक नजरिए, लाभ हानि के दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया जा रहा और जातिगत आधार पर भी प्रस्तुत किया जा रहा। भरत तिवारी सम्मानित ब्राह्मण समुदाय के एक नौजवान थे, उनकी हत्या से ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक, लेकिन मैं सम्माननीय और पूजनीय ब्राह्मण समुदाय से अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमेशा से समाज के पथ प्रदर्शक रहे हैं, इसलिए इस घटनाक्रम को जातिगत इनकाउंटर से जोड़कर न देखें। मैं उदाहरण देना, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जो एक हार्डकोर माफिया था, उसकी भी हत्या की गई थी, उसको लेकर के भी ब्राह्मण समुदाय कुछ समय के लिए उद्वेलित हुआ था, लेकिन विकास दुबे ने संतोष पांडे की थाना में हत्या की, जो राज्य मंत्री का जिसे दर्जा प्राप्त था। विकास दुबे ने मिश्रा जी जो सीओ थे उनकी हत्या की थी, तो वह भी ब्राह्मण थे, संतोष पांडे भी ब्राह्मण था। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। जहां तक भरत तिवारी का प्रश्न है, भरत तिवारी अभी अपराधी नहीं थे, एक भटका हुआ नौजवान था, उसकी हत्या से हमें भी उतनी ठेस पहुंची है जितने हमारे ब्राह्मण भाइयों को ठेस पहुंची है। तो कभी कभी कुछ घटनाएं जानकर, कभी कुछ अनजान में, कुछ भूल बस भी हो जाती है। अगर भूल बस घटना होती है तो उसके लिए क्षमा का प्रावधान होता है, अगर जानबूझकर घटना की जाती है तो अपराध होता है, तो अपराध को दंड देने का प्रावधान किया गया।
तो बिहार सरकार ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए दोषी पुलिस तथा कथित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध या अपराध में लिप्त दोषी लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराया है और भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध उनको दंड दिलाने का प्रयास किया जा रहा। तो यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय आक्रोशित न होकर के अपनी संवेदना भरत तिवारी के परिवार को दे, सरकार के साथ सहयोग करे, जिससे कि जो दोषियों के विरुद्ध सही कार्रवाई की जा सके। इसे जातिगत स्वरूप नहीं, ब्राह्मण समाज हमेशा देश को समाज को कुछ दिया है, तो ऐसे आज भी ब्राह्मण समाज से अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आगे आए, अपने आक्रोश को शंकर भगवान की तरह से उस विष मान करके उसे पेजा और मानव समाज के लिए काम करे। दूसरा जो संदीप आपका प्रश्न है कि राजनीतिक क्रियाप्रति, तो राजनीतिक वर्ग हमेशा अपने लाभ हानि के लिए काम करता है। तो राजनीतिक वर्ग को लगता है कि इस मुद्दे को उठा करके मुख्य रूप से जो विपक्ष है उस मुद्दे को उठा करके यह बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी राज्य सरकारें ब्राह्मण विरोध में काम कर रही हैं, जिससे कि जातिगत आधार पर विभेदीकरण को बढ़ावा दिया जाए, जातिगत आधार पर समाज को बांटा जाए। आपने देखा यह भी बिहार में कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, बैकवर्ड समाज के लोग वह भी हमारे लिए सम्मानित है, उनमें से कुछ सिरफिरे कह रहे हैं कि जब यादव समाज की हत्या होती है, इनकाउंटर होता है, तो यादव समाज के नेता संगठित नहीं होते हैं, वहीं सवर्ण समाज संगठित होकर। ऐसा नहीं है, इसे आप जाति के रूप में न दीजिए। शासन प्रशासन का दायित्व है, कर्तव्य, जिम्मेदारी है कि अपराध पर नियंत्रण स्थापित करे। तो इस अनुक्रम में शासन प्रशासन से भी कभी अनजान में गलतियां हो जाती है। तो हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा में आती है कि उत्तर प्रदेश में केवल जाति देख करके इनकाउंटर, ऐसा भी नहीं है। हम कोरिलेट उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आतंकियों और अपराधियों के बाद सबसे अधिक इनकाउंटर हुआ तो राजपूत समाज के लोगों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में केवल यादव समाज, ब्राह्मण समुदाय या अन्य का, राजपूत मुख्यमंत्री उनका भी हुआ। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग से आते हैं। बिहार में तो अभी एक शुरुआत हुई है अपराध उन्मूलन को लेकर के, जिसमें कुर्मी समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग, राजपूत समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोगों का भी इनकाउंटर। राजनैतिक वर्ग के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस घटना को आप जातिगत रंग मत दीजिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक समरसता कायम करना। ठीक है कि आप राजनीति में हैं, आप सत्ता में आना चाहते हैं, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण के आधार पर भी सत्ता में आ सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना करके सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अगर बिहार में अपराध बना रहेगा तो बिहार में किसी भी वर्ग का विकास नहीं होगा, सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा। फिर बिहार 1990 और 2000 के दशक में लौट जाएगा, तो हम एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार, समृद्ध बिहार कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सर, बेहद तार्किक ढंग से आपने इस पूरे घटनाक्रम को हमें समझाया, और हम इस बातचीत के माध्यम से बिहार वासियों से ये अपील भी करेंगे कि इस घटना को किसी भी तरह से राजनीतिक या जातिगत रूप न दिया जाए, और बिहार में जो समरसता है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसे बनाए रखा जाए। सर, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बेहद धन्यवाद, इस घटनाक्रम पर प्रकाश डालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कि आपने एक सामाजिक और समसामयिक मुद्दे पर हम लोग आज बातचीत के अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मेरा यह पर्सनल विचार, ओपिनियन था। अगर मेरे इस विचारों से किसी को अगर कोई चोट पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।